गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत चयन पर सिलेक्शन टाइप क्वेश्चंस, जिसमें हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था चयन पद को हमने कितने पार्टों में डिवाइड किया था, 4 पार्टों में। अब इसको हमने डिवाइड किया था सही। पहले हमने इससे पहले की क्लास में हमने पढ़े थे सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न, सही या गलत, सही गलत पद। दूसरे थे हमारे बहुविकल्पीय पद। तीसरा था हमारा मिलान पद। और चौथा था हमारा वर्गीकरण पद। सही गलत पद, बहुविकल्पीय पद, मिलान पद और वर्गीकरण पद। इस प्रकार का वर्गीकरण किसका था? चयन पद यानी चॉइस सिलेक्शन टाइप आइटम या सिलेक्शन टाइप क्वेश्चंस का वर्गीकरण था ये, जिसमें हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ लिए थे सही और गलत पद, जिसको हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया था। सही गलत को सत्य असत्य 3 पार्ट्स में किया था। सत्य असत्य, 2 विकल्प पद, 3 उत्तर प्रत्युत्तर पद, 3 विकल्प प्रत्युत्तर पद, और तीसरा था हमारा जिसमें हमने पढ़ा था सत्य असत्य शुद्धिकरण पद। शुद्धिकरण पद हमने पढ़ा था। इसमें अब हम पढ़ रहे हैं बहुविकल्पीय पद। सत्य असत्य में पढ़ लिए थे 3 प्रकार, जिसमें शुद्धिकरण करके वाक्य को शुद्धिकरण करके शुद्धि करके लिखना होता था, उसे रिकॉल करना पड़ता था। इनके सत्य असत्य पदों की विशेषताएं, सीमाएं और सुझाव हमने पढ़ लिए थे कि क्या क्या सुझाव इनको दिए जाने चाहिए, ये छात्र से किस प्रकार से रिलेटेड होते हैं, छात्र के किस प्रकार उपयोगी होते हैं सत्य असत्य पद। तो अब आते ही है बात बहुविकल्पीय पदों की। नाम से स्पष्ट है, जिसमें एक या एक से अधिक क्या हो, बहु यानी अनेक विकल्प जिसमें मौजूद हो। छात्र को प्रश्न का उत्तर देने के लिए अनेक विकल्प उसके पास मौजूद हों, लेकिन उसमें से सबसे सही उत्तर का उसे चयन करना होता है बहुविकल्पीय प्रश्नों में, जिसमें पहला हम कह देते हैं बहुविकल्पीय में एकल उत्तर बहुविकल्पीय पद। एकल उत्तर बहुविकल्पीय पदों में याद रखिएगा 4 पार्ट्स हैं, ये सिलेक्शन टाइप्स के एक एक करके हम पढ़ रहे हैं इनको। इसमें है एकल उत्तर बहुविकल्पीय पद। एकल उत्तर नाम से स्पष्ट है, एक उत्तर। इस प्रकार के प्रश्न वे प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक प्रश्न के विकल्प के रूप में कुछ विकल्प उत्तर दिए हुए होते हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के विकल्प के रूप में कुछ उत्तर विकल्प के रूप में दिए हुए होते हैं, 2 या 2 से अधिक। उन विकल्पों में से किसी एक सटीक विकल्प को छात्र को क्या करना होता है? सेलेक्ट करना होता है, वही आंसर सही होता है। इसके लिए उसे गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। परीक्षार्थी को इन विकल्पों में से सही विकल्प को चयन करना होता है। जैसे देखिए, इनकी प्रश्नों की बनावट कुछ इस प्रकार होती है। क्वेश्चन है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? जबकि हमने सही गलत पदों में क्या होना था? रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। सत्य या असत्य आंसर प्रश्न में ही छिपा हुआ होता था, बस उसे ध्यान करना होता था। लेकिन इसमें क्या है? रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो हम इसमें विकल्प दे देंगे ए,
दे। 4 विकल्प इसमें दे दिए, तुलसीदास, वाल्मीकि और सूरदास और कोई नहीं। इनमें से जो सबसे सही है उसका वह आंसर यहाँ पर परीक्षार्थी को लिखना होता है। सही है, जो सही आंसर उसको यहाँ लिखना होगा, यानी 2 या 2 से अधिक विकल्प इसमें दिए हुए होते हैं। बहुविकल्पीय पद के कारण के आधार पर भी बनाए जाते हैं, जैसे कारण के आधार पर भी, यानी प्रश्न में कारण भी। ये तो एक बनावट हो गई कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। 4 विकल्प हमने दे दिए, इसमें से कौन है को वह सही करके लिख देता है। अब दूसरा है, इन प्रश्नों का निर्माण पद कारण के आधार पर भी निर्माण किया जाता है। कारण भी बताया जाता है कि क्यों। निम्न गैसों में से कौन सी गैस रसोई के जलने में सहायक होती है। निम्न गैसों में से कौन सी गैस रसोई के सहायक होती है। निम्न गैसों में से कौन सी गैस रसोई के जलने में सहायक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया, ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनिया, ऑक्सीजन। इसमें देखिए एक तीसरा प्रकार का है जिसमें अशुद्धि पहचान का प्रश्न, अशुद्धि पहचान के प्रश्नों का निर्माण हम कर सकते हैं। जिसमें देखिए, जिसमें मैथ में या फिर विज्ञान के कोई प्रयोग वगैरह इसमें हम ले सकते हैं। इसमें अशुद्ध पहचान के आधार पर भी ये प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। जैसे निम्न विकल्प उत्तरों में से सही कौन सा विकल्प उत्तर है। प्रश्न का निर्माण ऐसे किया हमने, निम्न विकल्प उत्तरों में से कौन सा विकल्प उत्तर है। ए, बी, सी, डी, अब देखिए इसमें हमने क्या किया, 15 × 10 = 0। क्या आएगा इसमें आंसर 150 आएगा, लेकिन यहाँ पर आंसर आ रहा है 0, यानी कि ये गलत विकल्प है। 15 × 3 45 आएगा, जबकि इसका आंसर दिया हुआ है यहाँ पर 40, तो ये भी गलत है।
14 माइनस 10, इसमें आएगा आंसर 4, लेकिन इसमें दिया गया है 5। अब बचा ये 20 डिवाइडेड बाई 4, 20 को 4 से डिवाइड करने पे आंसर क्या आता है 5, तो यह सही है। तो सही विकल्प उत्तर की हमें पहचान करनी है अपने आप कि इसमें से विकल्प में से कौन सा सही है। 4 विकल्प हमारे पास दिए हुए होते हैं, जिसमें से 3 अशुद्ध होते हैं और 1 शुद्ध होता है, जिसकी हमें क्या करनी होती है, पहचान करनी होती है। तो इस प्रकार से इन बहुविकल्पीय पदों में कई आधार बताए मैंने आपको, एकल उत्तरीय बहुविकल्पीय पद के, जिसमें कई एकल उत्तर होता है और कई विकल्प दिए हुए होते हैं, उसमें से बिल्कुल सही उत्तर की पहचान बालक को करनी होती है। अगला है हमारा सादृश्य पूर्ति प्रकार के पद। इसी में बहुविकल्पीय पद चल रहे हैं हमारे। इसमें एक तो ये था एकल उत्तरीय बहुविकल्पीय पद, जिसमें समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे प्रश्नों में से एक को विकल्पों में से एक सटीक उत्तर को सेलेक्ट करना होता है। दूसरा है हमारा इसमें सादृश्य पूर्ति प्रकार के पद। सादृश्य पूर्ति सादृश्य पूर्ति प्रकार के पद, देखिए क्या कहते हैं, इस प्रकार के बहुविकल्पीय पद वे होते हैं जिनमें एक दिए हुए विकल्प के आधार पर दूसरे विकल्प को सही करना होता है। एक दिए हुए विकल्प के आधार पर आपने कभी कंपटीशन की एग्जाम दी हो, जिसमें ये कहते हैं कि आगे क्या आएगा, सीरीज को पूरी कीजिए। रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी एक विकल्प सही दिया होता है, दूसरा विकल्प हमें सही करना होता है पहले को आधार मानकर। वह होता है सादृश्य, यानी समानता स्थापित करके पहले में जो समानता दी हुई है वही दूसरे में समान होगा, वही ऑप्शन, वही विकल्प, वही जो लॉजिक है वह दूसरे में काम करेगा और उसी आधार पर हम उस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो यह सादृश्य पूर्ति प्रकार के प्रश्नों में यही होता है, दिए हुए उदाहरण और उदाहरण में से सादृश्य के आधार पर दूसरे पद को चयन करना होता है। यह अनुपात पूर्ति पद भी कहलाते हैं। यह अनुपात पूर्ति या जैसे सादृश्य पूर्ति या अनुपात पूर्ति पद भी कहलाते हैं। कौन से, ये कैसे, अब देखिए महानगर प्रश्न नंबर 1 कैसे दिए जाते हैं ये महानगर अनुपात, महानगर में क्या बनता है, मेयर। अब यहां लगा दिया हमने डबल और समानुपात, और राज्य में क्या बनेगा। महानगर में जिस प्रकार मेयर बनता है, मेयर क्या कहलाता है, लीडर होता है उस महानगर का, और तो राज्य में जो लीडर होता है उसे क्या कहा जाता है। तो ये इस प्रकार के अनुपात या अब इसका सादृश्य पूर्ति क्या है कि इस ऑप्शन के आधार पर ही हम इस ऑप्शन की पूर्ति करेंगे। इसमें नीचे दे दिए गए हैं मंत्री, मुख्यमंत्री और गवर्नर। 3 ऑप्शन दे दिए गए हैं।
और चौथे में यहाँ पर डॉट 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 लिखा हुआ होता है। अब इसके आधार पर लॉजिक निकाल के कि महानगर में मेयर का महानगर से क्या संबंध है। मेयर महानगर से चुना जाता है, महानगर के लीडर को मेयर नाम दिया जाता है। उसी प्रकार राज्य के लीडर को क्या नाम दिया जाता है, तो मंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर। यहाँ पर हम सही आंसर को टिक कर देंगे। तो यह है सादृश्य पूर्ति प्रकार के पद, जिन्हें हम अनुपात पूर्ति पद भी कह सकते हैं, क्योंकि इन अनुपात के माध्यम से ही इस वाक्य की क्या की जाती है, पूर्ति की जाती है। अब आता है बहुविकल्पीय पदों की विशेषताएं। विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहली बात तो ये होती है बहुविकल्पीय पदों की कि यह क्या होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं। इनका अंकन पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होता है। दूसरी विशेषता क्या है इसकी, इनकी पहचान करना सरल होता है। यानी विद्यार्थी जब इस प्रश्न के उत्तर देते हैं, इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर देते हैं, तो उसको उनकी पहचान करना, उत्तर की पहचान करना क्या हो जाता है, सरल होता है। पदों की रचना को वह सरलता से हल कर लेता है। इस प्रकार के पदों में उत्तर देते समय परीक्षार्थी के लिए अनुमान लगाना कठिन होता है। अनुमान लगाना कठिन होता है। फलांकन वस्तुनिष्ठ होता है। फलांकन वस्तुनिष्ठ होता है। फलांकन अंकन करना वस्तुनिष्ठ होता है, पूर्णतः वस्तुनिष्ठ होता है। इस प्रकार के पदों में विभेद शक्ति अधिक होती है। विभेद शक्ति अधिक होती है इस प्रकार के पदों में विभेद शक्ति अधिक होती है। यानी इस प्रकार के पदों के द्वारा जो अंक प्राप्त होते हैं उससे छात्रों का वर्गीकरण आसानी से किया जा सकता है। तो विभेद शक्ति अधिक होती है। इस प्रकार के पदों में विभेद शक्ति अधिक होती है। दूसरा है, इस प्रकार के प्रश्नों का जो की जांच है वह कंप्यूटर द्वारा भी की जा सकती है। कंप्यूटर द्वारा जांच संभव होती है। किसकी? इस प्रकार बहुविकल्पीय पदों की कंप्यूटर द्वारा जांच संभव होती है। तो जाहिर सी बात है विद्यार्थी के मन में अंकन के प्रति कोई शंका नहीं रहती है। वह क्या क्या विशेषता है मैंने आपको बताई। इस प्रकार के पदों की रचना में पदों की रचना को परीक्षार्थी आसानी से समझ लेता है, समझ में आ जाता है उसके कि कौन सा पद क्या कह रहा है या प्रश्न क्या कहना चाहता है, इसका आंसर क्या आएगा। और दूसरा है फलांकन वस्तुनिष्ठ होता है। इसका जो अंकन किया जाता है वह वस्तुनिष्ठ होता है। वर्गीकरण आसानी से किया जा सकता है विद्यार्थी का। तीसरा है कि अलग है इसका कि कंप्यूटर द्वारा इसकी जांच संभव है। इस प्रकार के प्रश्न पत्रों की जांच कंप्यूटर द्वारा संभव हो जाती है, जिससे कि क्या होता है मानवीय त्रुटियों में जहां मानव के द्वारा, इंसान के द्वारा गलतियां ज़्यादा होने की संभावना रहती है, काउंटिंग में मिस्टेक, चेकअप में कोई छूट जाना,
वह उन त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। ये थी इनकी विशेषताएं। अब हम पढ़ते हैं बहुविकल्पीय पदों की सीमाएं, लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है? इस प्रकार के पदों की रचना करना क्या होता है? कठिन होता है। पदों की रचना करना कठिन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे विकल्प, उससे संबंधित विकल्प भी चयन करने होते हैं। दूसरा, प्रश्न की रचना सरल और संक्षिप्त होनी चाहिए। सरल ऐसी भाषा होनी चाहिए जो कि छात्र के आसानी से समझ में आ जाए, छात्र उसमें कंफ्यूज ना हो। तो इस प्रकार के पदों की रचना करना कठिन होता है। दूसरा, इस प्रकार के पदों की रचना में समय और धन अधिक व्यय होता है। समय और धन अधिक व्यय होता है, अधिक खर्च होता है, अधिक समय लगता है। क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न तो 2 या 3 बनाने होते हैं, उन्हें पूरी विषय वस्तु को लेकर आसानी से हम बना सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के पद क्या होते हैं? इस प्रकार के प्रश्न होते हैं बहुत ज़्यादा विषय वस्तु से छोटी छोटी टॉपिक को, घटनाओं को लेकर बनाया जाता है, छोटी छोटी विषय वस्तु को लेकर बनाया जाता है। तो यह विस्तार लिए हुए होते हैं, तो इनमें समय भी अधिक लगता है। एक तो ऑप्शन सोचने में समय लगता है, प्रश्न की बनावट में भी समय लग जाता है और धन भी अधिक खर्च होता है। या दूसरा है इसकी जो लिमिटेशन है, उसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों को जब कोई परीक्षणकर्ता बनाता है तो उसे पद के विकल्प उत्तर चुनने में कठिनाई होती है। उसे बहुत ज़्यादा इस प्रकार के प्रश्नों के निर्माण करने वाले को या परीक्षणकर्ता को पूरी तरह से प्रशिक्षित होना आवश्यक है, जिससे कि छात्रों को प्रश्न पत्र को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं आए। यानी अनुभवी होगा प्रशिक्षित होगा, तभी वह इस प्रकार के प्रश्न पत्रों का सही और वस्तुनिष्ठ निर्माण कर सकता है। अन्यथा उसकी वैधता में कमी आ जाएगी और वैधता में कमी आने पर मूल्यांकन सार्थक नहीं होगा। तो इसकी कमियां थी। अब आता है बहुविकल्पीय पद की रचना में सुझाव, सजेशन हम दे सकते हैं कि इन पदों की रचना में क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। परीक्षणकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह केवल शैक्षिक पदों की ही रचना न करे, आवश्यक है कि वह व्यवहारिक पदों की भी रचना करे। शैक्षिक वस्तुओं से संबंधित ही, शैक्षिक विषय वस्तु से संबंधित ही पदों की रचना नहीं करे, प्रश्नों की रचना नहीं करे। उस पर प्रश्न पत्र का निर्माण ऐसा होना चाहिए कि वह सैद्धांतिक भी हो और वह व्यवहारिक भी हो, सैद्धांतिक भी हो और व्यवहारिक भी हो। छात्रों के लॉजिक के तर्क और चिंतन के आधार पर भी इस प्रकार के प्रश्न पत्रों का निर्माण किया जाता है। अगला है, पद को स्पष्ट करने के लिए आवश्यकता अनुसार उदाहरण भी दिए जाएं तो विद्यार्थियों के लिए पद समझना सरल हो जाता है। आवश्यकता अनुसार उदाहरण भी उसमें दिए जाने चाहिए। वाक्य में जैसे कोई मुहावरा और कहावत ले ली तो उसको उदाहरण सहित स्पष्ट किया जाना चाहिए उसमें, जिससे कि छात्र उसे आसानी से समझ सके। विकल्प उत्तरों को किसी निश्चित क्रम में नहीं लिखना चाहिए, निश्चित क्रम नहीं देना चाहिए। सावधानी अपने निश्चित क्रम देंगे हम तो छात्र अनुमान से उसका आंसर दे देंगे। विकल्प उत्तरों को निश्चित क्रम में, जैसे मैंने बताया आपको कि ए लिख दिया हमने या हमने सारे क्वेश्चन ऐसे निर्माण कर दिए, उनके विकल्प ऐसे रख दिए कि सभी का आंसर ए है। तो कई विद्यार्थी ऐसे आते हैं जो फ्लो में आंसर देते हैं कि ए को टिक करते चलो 10 भी क्वेश्चन सही हो गए तो हम पास हो गए। इस तरह की सावधानी हमें बरतनी चाहिए कि कोई भी जो सीरीज है वह सेम नहीं होनी चाहिए, एक सीरीज में आंसर नहीं होने चाहिए। एक पद के विकल्प जितने अधिक होंगे परीक्षार्थी के लिए अनुमान लगाना उतना ही
कठिन होगा। एक पद के जितने अधिक विकल्प लिए जाएंगे परीक्षार्थी के लिए, उसके आंसर का अनुमान उतना ही कठिन हो जाता है। एक पद के विकल्प उत्तर ऐसे नहीं होने चाहिए कि देखने में सही दिखाई दें और इससे विद्यार्थी सही उत्तर का अनुमान जल्दी लगा देता है। यानी कि जो विकल्प उत्तर हम लिखते हैं वे थोड़े ऐसे होने चाहिए, ऐसा नहीं कि भिड़ते ही आप विद्यार्थी अनुमान लगा लेता है कि ये सही होगा। आपने दिल्ली भारत की राजधानी पूछी है और एक नाम तो आपने दे दिया दिल्ली, और दूसरा जो विकल्प है वह दे दिया ताजमहल है, कुतुब मीनार है, ये सब यानी रिलेटेड होने चाहिए वो आपस में, जिससे कि उसे थोड़ा सोचने को टाइम मिले, उसकी स्मरण शक्ति प्रबल हो, वह तुक्के से आंसर नहीं दे पाए। ऐसे विकल्पों का यहाँ पर चयन होना चाहिए। तो यह बहुविकल्पीय पद की रचना में सुझाव थे। मैंने आपको बता दिया कि ये सही गलत पद थे, बहुविकल्पीय पद थे, जिसमें पहला हमने पढ़ा था एकल उत्तर बहुविकल्पीय पद और दूसरा पढ़ा था सादृश्य पूर्ति बहुविकल्पीय पद, जिसमें मिलान करके, जिसमें सादृश्य पूर्ति में समानता के आधार पर, जिसे हम अनुपात पूर्ति भी कहते हैं कि अनुपात पद भी कहते हैं कि एक ऑप्शन से मिलान करके एक ऑप्शन के लॉजिक को समझकर अगला आंसर देना होता है। इसकी विशेषताएं मैंने आपको बता दी कि छात्रों को अधिक विषय वस्तु का समावेश इसमें हो जाता है। दूसरा, छात्रों की स्मरण शक्ति प्रबल होती है। तीसरा, इस प्रकार की बनावट में वस्तुनिष्ठता होती है। फलांकन अच्छा होता है, निष्पक्षता रहती है फलांकन में। ये सारी चीज़ें कंप्यूटर द्वारा इन्हें आसानी से जांचा जा सकता है, जिससे जांच में, परीक्षण में किसी प्रकार की कोई त्रुटि होने की संभावना नहीं रहती है। सीमाएं हमने बता दी कि पदों की रचना करना बहुत कठिन होता है। प्रशिक्षित और अनुभवी टीचर की आवश्यकता होती है, परीक्षणकर्ता की आवश्यकता होती है। समय और धन भी अधिक व्यय होता है। विकल्पों में छात्र अनुमान से आंसर दे देते हैं, उन्हें ज़्यादा अधिक मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसकी सावधानियां मैंने आपको बता दी थी कि ये इसमें शैक्षिक पदों के साथ साथ व्यवहारिक पदों की रचना भी प्रशिक्षणकर्ता को करनी चाहिए, जिससे कि करनी चाहिए। दूसरा है, अब आता है हमारा मिलान पद या प्रश्न। देखिए, तीसरा था हमारा मिलान पद या प्रश्न। अगला जो बिंदु है, मिलान पद नाम से ही स्पष्ट है, मैच करना। ये इन पदों का निर्माण, ये वे प्रश्न है जिसमें वे प्रश्न होते हैं जिसमें प्रश्न के दो पार्ट होते हैं, दो भाग होते हैं, जिनमें प्रश्न और उत्तर को दो स्तंभों में डिवाइड कर दिया जाता है। दो स्तंभों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक को मैनेज करने पर दूसरा अपने आप मैनेज हो जाता है। यानी कि दोनों की प्रविष्टियों को विद्यार्थी को क्या करना होता है, एक कॉलम की, एक स्तंभ की प्रविष्टि को, एक स्तंभ के आंकड़ों को दूसरे स्तंभ के आंकड़ों से मिलाना होता है, वही उसका उत्तर कहलाता है। तो इसमें इस प्रकार पहले स्तंभ की प्रविष्टि से मिलकर ही सही प्रविष्टि बन जाए, इस प्रकार उसका मिलान करना होता है। जैसे प्रथम स्तंभ में हम देख लेते हैं, प्रथम स्तंभ द्वितीय स्तंभ, ठीक है। अब है इसमें झांसी की रानी, गोदान और रामचरितमानस। झांसी की रानी, गोदान और रामचरितमानस इधर लिख दिया हमने। तुलसीदास,
इधर लिख दिया तुलसीदास, आगे और प्रेमचंद। क्या है, प्रथम स्तंभ के आंकड़ों को दूसरे से क्या करना है, मिलान करना है, मैच करना है। तो अब इसमें देखिए सबसे पहला ऑप्शन है झांसी की रानी, यह रचना किसकी है, या हम प्रथम स्तंभ और द्वितीय स्तंभ के आधार पर ये भी दे सकते हैं कि इधर लिख दिया हमने रचना और इधर लिख दिया हमने रचनाकार। ये हिंट हो जाती है कि ये रचनाओं के नाम है और ये रचनाकार के नाम है, इनसे इनको मिलान करना है। झांसी की रानी किसकी रचना है, हम कहते हैं क्या पता तुलसीदास की है, क्या पता अज्ञेय की है, क्या पता प्रेमचंद की है। तो इसके लिए हमें दूसरा ऑप्शन पढ़ना है गोदान। अब गोदान हमें पता है कि हाँ भाई ये प्रेमचंद की रचना है, तो इसमें ऐसे एरो का निशान लगा दिए। रामचरितमानस, रामचरितमानस हमारा है तुलसीदास की रचना है, ये हमें पता है। अब बचा झांसी की रानी अज्ञेय की रचना मानी जाएगी। ऐसे प्रश्नों में जब दिक्कत आ जाती है छात्र को, जब ऑप्शन 5-4 दिए गए हों और मिलान 3 ही किया गया हो, इसमें इस प्रकार के प्रश्न में तो बालक इस प्रकार का आंसर देने में तो बालक तुक्का भी लगा सकता है कि 1-2 उसे पता हो, उसके आधार पर वह मैच कर सकता है। लेकिन जब ज़्यादा ऑप्शन दिए होते हैं तो छात्र को कठिनाई आ जाती है, वह असमंजस में पड़ जाता है। तो इस प्रकार के पद का ऐसे ही कई विषय वस्तुओं में, कई बार गणित में, विज्ञान में भी इस प्रकार मैच बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। अब है मिलान पदों की विशेषताएं, समझ में आ गया होगा। मिलान पदों की विशेषताओं में है, देखिए विशेषताएं, मिलान पदों की विशेषताओं में क्या है, इस प्रकार के पदों की रचना करना सरल होता है, ये पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठ होते हैं, सरल होता है, रचना सरल होती है इस प्रकार के पदों की। वस्तुनिष्ठ होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, इस प्रकार के पदों का फलांकन पूरी तरह से विश्वसनीय होता है। इन सब के अर्थ मैं तुमको बता चुकी हूँ पहले कि वस्तुनिष्ठ क्या होता है, विश्वसनीय क्या होता है, वैध क्या होता है। फलांकन पूरी तरह से विश्वसनीय होता है, रचना करना सरल होता है, यह पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ होता है। इनका जो आंसर आते हैं फलांकन विश्वसनीय होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनके द्वारा, इस प्रकार के प्रश्नों के द्वारा छात्रों में साहचर्य संबंध स्थापित करने की योग्यता का विकास होता है कि वह साहचर्य स्थापित कर सकता है, एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स का मिलान करता है, तो वह संबंध स्थापित कर सकता है कि किस प्रकार किसको मैच किया जाना है। इस प्रकार के पदों में मिलान के लिए जितना ही अधिक पद या कार होता है, परीक्षार्थी के लिए अनुमान लगाना उतना ही कठिन होता है। मैंने पहले ही बताया था समझाते टाइम कि इस प्रकार अगर ऑप्शन ज़्यादा दिए जाते हैं इसमें, तो विद्यार्थी के लिए मिलान करना कठिन हो जाता है। वह अनुमान के आधार पर, तुक्के के आधार पर आंसर नहीं दे सकता है। तो ये थी इसकी विशेषता है कि इनकी रचना करना सरल होता है, ये वस्तुनिष्ठ होते हैं, फलांकन बहुत विश्वसनीय होता है, साहचर्य संबंध स्थापित किए जा सकते हैं। अब इनकी सीमाएं हैं, देखिए सीमा लिमिटेशंस क्या है कि इनके द्वारा केवल और कोई विकास नहीं होता है, विचार शक्ति का विकास नहीं होता है, केवल और केवल किसका, स्मरण शक्ति का विकास होता है। क्या सीमा है इसकी, किसके द्वारा, स्मरण शक्ति का, याददाश्त का विकास हो पाता है, का मापन हो सकता है, और किसी चीज का मापन नहीं होता है। इस प्रकार के पदों में वाक्यांश जब संक्षिप्त होते हैं और पदों का कठिनाई स्तर सरल होता है, तब मापन का उद्देश्य सही प्राप्त नहीं होता है। जब बहुत अधिक सरल प्रश्नों का निर्माण कर दिया जाता है और उसके साथ बहुत अनुमानित ऑप्शन ही रखे जाते हैं, तो सही विद्यार्थी का मापन नहीं होता है।
जब एक पद में मिलान के 2 और 3 ही वाक्य होते हैं तब आसानी से, जो जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था, जब एक पद में मिलान के लिए 2 या 3 ही ऑप्शन होते हैं तो आसानी से तुक्के मारकर एक ऑप्शन भी यदि याद आ गया, आपको 1 या 2 ऑप्शन भी याद है तो आप आसानी से तीनों को मिला सकते हो। दिक्कत जब आती है जब क्वेश्चन बड़ा हो, 5 से 7, 3 ऑप्शन है, 3 प्रश्न है, 3 वाक्यांश है और 4-5 ऑप्शन है आपके पास, तो वहाँ विद्यार्थी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। तो इस प्रकार इसकी लिमिटेशंस हैं। अब सुझाव है कि इनमें कम से कम इस कठिनाई को दूर करने के लिए कम से कम 5 पद एक प्रश्न में दिए जाने चाहिए। 10% भाग इनका होना चाहिए प्रश्न पत्र में। एक पद में विकल्प पूर्णतः अव्यवस्थित क्रम में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने दूसरा मैच बॉक्स है उसके सामने ही ऑप्शन लिख दिया या ऊपर नीचे लिख दिए, तो ऐसा नहीं है। उनका क्रम, आंसर का जो क्रम है वह पूरी तरह से अव्यवस्थित होना चाहिए, जब छात्र की जो स्मरण शक्ति उसका पूरा विकास हो सकेगा। मिलान संबंधी एक पद एक ही प्रश्न पर छपा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एक ऑप्शन यहाँ दे दिया, दूसरे पृष्ठ पर दूसरे पेज पर अन्य 2 ऑप्शन दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये निर्माण गलत है, ऐसी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। इस प्रकार इस मिलान पदों के द्वारा हम छात्रों के स्मृति स्तर को ही बढ़ा सकते हैं, स्मृति स्तर का ही मापन कर सकते हैं, बाकी किसी योग्यता का इसके द्वारा मापन नहीं होता। बस ये है कि इनकी रचना करना सरल होता है, थोड़ी सी सावधानियों के साथ इनकी रचना की जा सकती है। ये वस्तुनिष्ठ होते हैं, इनका फलांकन विश्वसनीय होता है और इनके द्वारा बालक में साचार संबंधों को स्थापित करने की योग्यता विकसित की जा सकती है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।